यूटिलिटी पढ़े थे। यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी कितना हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है, कितना बेनिफिट दे रहा है। दो था फीचर यूटिलिटी का, पहला इट इज एथिकली न्यूट्रल और सेकंड इट इज सब्जेक्टिव। फिर अगला पढ़े थे हम लोग थ्योरीज ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के दो थ्योरीज है, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल दिया एल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल दिया हिक्सन एलन, दोनों अलग अलग लोग हैं। एल्फ्रेड मार्शल बोला था सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो यूटल्स में, और उसका थ्योरी समझने के लिए डीएमयू पढ़े थे, अभी खत्म हुआ वो। ऑर्डिनल एनालिसिस जो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, हिक्सन एलन दिए थे। इन लोग बोले थे मेजर तो नहीं कर सकते लेकिन रैंक जरूर दे सकते हैं, और इसको पढ़ने के लिए हम लोग आईसीए पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और ये मोर लॉजिकल अप्रोच है। फिर उसके बाद टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कल क्वेश्चन मन किए थे। एक बार मैं फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं। देखो अगर यूनिट्स दिया है क्वेश्चन में, यूनिट्स 1 2 3 4 और 5 ऐसा दिया है, और मान लो ये दिया है टोटल यूटिलिटी, इसी के क्वेश्चन से ही कर लेते हैं। देखो यूनिट दिया है 1 2 3 4 5, तो टीयू दिया है 20 30 50 70 60। जब ऐसा दिया रहेगा तो पहले वाला तो डैश लिखोगे, वो एमयू डैश आ जाएगा। सेकंड वाले में क्या करेंगे, ये नीचे वाले से माइनस ऊपर वाले करेंगे, इसको बोलते हैं एन और इसको बोलते हैं n-1। तो 30 माइनस 20 कितना हो गया 10, 50 माइनस 30 कितना हुआ 20, 70 माइनस 50 कितना 20, और 60 माइनस 70 कितना हुआ -10। तो अब तुम लोग को पता होना चाहिए एमयू एक पॉइंट के बाद नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उल्टी होना चालू हो जाता है पेट भरने के बाद। अगला दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में टीयू हम लोग को निकालना था और क्वेश्चन में एमयू दिया हुआ था, तो कैसे निकालेंगे टीयू। हाँ कोई सा भी ऊपर नंबर ले लो, मान लो ऊपर 500 ले लो, इसके बाद नीचे से प्लस करते रहो। ये हो गया 510, फिर हो गया ये 530, ये हो गया 560, और ये कितना हो गया 600 रुपए। तो बस प्लस करते जाना, कोई सा भी ऊपर नंबर ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 200 ले सकते हो। अब अगले पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी एमयू निकालना, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला डैश, फिर 150 माइनस 100 कितना हुआ 50, 170 माइनस 150 20, 170 170 0, और 160 माइनस इतना -10। ये वाला भी हो गया। फिर जो अगला क्वेश्चन था, इसमें देखो 1 के बाद 2 नहीं दिया है, क्या दिया है डायरेक्ट 3, तो इसमें अपना फॉर्मूला चेंज हो जाता था। अभी तक जो फॉर्मूला हम लोग किए एमयू का फॉर्मूला था TUN माइनस TUN-1, मतलब नीचे वाला माइनस ऊपर वाला करते थे। लेकिन अगर यूनिट में डिफरेंस रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एमयू इक्वल्स टू चेंज इन टीयू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो ये वाले में चेक करो, टीयू में कितना चेंज आ रहा है, टीयू में चेंज कितना हो रहा है 18 माइनस 10 8, तो ऊपर हो गया 8, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, तो 8/2 लिख देंगे, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 4। तो तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चेक करना पड़ेगा यूनिट ऐसा सीरियल ऑर्डर में दिया हुआ है या अलग अलग दिया हुआ है। अलग अलग दिया होगा, डिफरेंस वाला दिया होगा, 1 के बाद 3 3 के बाद 9 9 के बाद 12 ऐसा कुछ दिया होगा, तो हम लोग ये वाला सेकंड मेथड यूज करेंगे, नहीं तो जस्ट माइनस माइनस कर करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक, इसके बाद अगला डीएमयू पढ़े थे। डीएमयू बोलता है कि जैसे जैसे यूनिट को कंज्यूम करते रहोगे, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते रहोगे, समोसा खाते जाओगे, तो उससे जो मिलने वाला एमयू होगा, जो यूटिलिटी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगा, वो गोज ऑन डिमिनिशिंग, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसका ग्राफ भी देखे थे, ग्राफ दो बनाना है, ऊपर वाला टीयू का ओरिजिन से चालू होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, एक हाईएस्ट से नीचे ला लेना और उसको ऐसा टच कर देना, ये दोनों टच होगा इधर ये वाले पॉइंट में। हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन और सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, जब बताओ टीयू हाईएस्ट में रहेगा, टीयू हाईएस्ट में, तो एमयू कैसा रहेगा 0। टीयू जब इंक्रीज हो रहा है, टीयू जब इंक्रीज हो रहा है तो एमयू क्या होगा, सॉरी हाँ टीयू टीयू सही है, टीयू अगर इंक्रीज होगा तो एमयू क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा या फॉल करेगा, दोनों ही होगा, समझे कि नहीं। देखो इधर ये एमयू है ना, नीचे वाला एमयू है, ये फॉल तो कर रहा है, और बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ऊपर है, लाइन के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो नेगेटिव, तो दोनों ही रहेगा। मतलब अगर टीयू बढ़ेगा तो एमयू जो रहेगा वो पॉजिटिव भी रहेगा और वो डिमिनिश होता रहेगा, धीरे 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 कम रहेगा। बताओ टीयू चालू किससे होता है, टीयू चालू किससे होता है ओरिजिन, और एमयू किससे चालू होता है, नहीं याद है, हाईएस्ट पॉइंट, उसके हाईएस्ट पॉइंट से एमयू चालू होता है। ठीक है, डिसयूटिलिटी किसको बोलते हैं, डिसयूटिलिटी जब एमयू क्या हो जाए माइनस नेगेटिव, उल्टी आना चालू हो जाए, तो वो यूटिलिटी डिसयूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है।
ये एग्जाम्पल हम लोग देख लिए थे, ग्राफ हो गया था, अजम्पशन पढ़ लिए थे। ये अजम्पशन भी याद रखना, एटलीस्ट कोई 4 अजम्पशन याद रख लो। तो अजम्पशन आए तो 4 अजम्पशन बता सकते हो कि इंसान को रैशनल होना है, सारा समोसा सेम साइज का होना चाहिए, एक ही टाइम में उसको कंज्यूम करना है, स्टैंडर्ड क्वालिटी रहना है, यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। फिर रिलेशनशिप भी अब डिस्कस हो गया। देखो हम लोग पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिए, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। सेकेंड टॉपिक कंप्लीट कर लिए, कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम लोग को डीएमयू पढ़ना था, डीएमयू के अंदर स्टेटमेंट पढ़ लिए, शेड्यूल पढ़ लिए, ग्राफ पढ़ लिए, रिलेशनशिप पढ़ लिए, अजम्पशन पढ़ लिए। तो हम लोग इन टोटल फर्स्ट और सेकंड हेडिंग पूरा कंप्लीट कर लिए। अब थर्ड हेडिंग डालो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 1 and 2 कमोडिटी। फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हो गया पूरा, यूटिलिटी देखे, यूटिलिटी का फीचर देखे, और सेकंड पढ़े कार्डिनल एनालिसिस। कार्डिनल अप्रोच कौन दिया है? कार्डिनल अप्रोच कौन दिया है? इकोनॉमिक्स का नाम अल्फ्रेड मार्शल। ठीक, इसका ये सब पॉइंट पढ़ लिया। अगला हेडिंग थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 1 and 2 कमोडिटी। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 1 and 2 कमोडिटी। ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। ऐसे डायग्राम के साथ बनाओ। सबसे पहले लिखो बीच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें लिखो पहला एक तरफ एरो करके, पहला ब्रांच में लिखो सिंगल कमोडिटी केस और दूसरे में डबल कमोडिटी केस। जो ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी नहीं है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है डबल कमोडिटी केस वाला। बीच में लिखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसका 2 ब्रांच, पहले ब्रांच में लिखो सिंगल कमोडिटी केस और दूसरे ब्रांच में डबल कमोडिटी केस। ठीक है, अब उसके नीचे फॉर्मूला लिखो, एक बार पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं। सिंगल कमोडिटी केस का फॉर्मूला है MUX इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, MUX इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। और डबल कमोडिटी केस का फॉर्मूला है MUX डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई। सिंगल कमोडिटी केस का फॉर्मूला है MUX इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, डबल कमोडिटी केस का फॉर्मूला है MUX डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई। इक्वल इक्वल, ये इक्वल इक्वल का साइन है, MUX डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई, और यहां भी इक्वल है MUX इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। डबल कमोडिटी केस का कुछ और भी नाम है, लिख लो इसमें। पहला इसका नाम लिखो सेकेंड लॉ ऑफ परचेस, सेकेंड लॉ ऑफ परचेस। और फर्स्ट लॉ ऑफ परचेस किसको बोलते हैं? मैं लिखवाया था क्या डिमांड चैप्टर में? लॉ ऑफ डिमांड को बोलते हैं। अगर नहीं लिखे हो तो लॉ ऑफ डिमांड जहां लिखे हो उसके नीचे जाके लिख लेना फर्स्ट लॉ ऑफ परचेस। सेकेंड लॉ ऑफ परचेज इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, उसका सेकेंड केस को। और फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को बोलते हैं। और सेकेंड नाम इसका लिख लो लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, बाकी जरूरत नहीं है इसमें। सेकेंड लॉ ऑफ परचेज, सेकेंड लॉ ऑफ परचेज, और दूसरा दिख भी नहीं रहा ना, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब इसको समझते हैं, ये 2 कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी, ये क्या केस है। ठीक है, इधर सबका ध्यान। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 केस में होता है। पहले वाले को बोलते हैं हम लोग सिंगल कमोडिटी केस, और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं डबल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी केस का मतलब होता है अगर कोई इंसान है, कोई पर्सन है, उसको अपना इनकम मिला है, मान लो वो कोई कंपनी में काम कर रहा है, उसको कोई सैलरी मिला, सैलरी उसका इनकम है, तो जितना उसको इनकम मिला वो उस इनकम का हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो पर्टिकुलर इनकम को खर्चा कर दिया किसी एक गुड्स को खरीदने में। जैसे मान लो कि कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए को मंथ का सैलरी मिला 50,000 रुपए,
वो पूरा 50,000 को लगा दिया अपने घर में टीवी खरीदने में, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी केस का मतलब एक पर्सन अपना पूरा महीने भर का पैसा किसी एक वस्तु को खरीदने में लगा दे रहा है। नाम से पता चल रहा है सिंगल कमोडिटी केस, मतलब एक महीने का जो पूरा पैसा है, 50,000 रुपए आया था उसके पास पैसा, डिस्पोजेबल इनकम, वो पूरा 50,000 का एक टीवी खरीद लिया, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कमोडिटी केस। तो बताओ डबल कमोडिटी केस क्या होगा? डबल कमोडिटी केस कोई दो चीज खरीद रहा है, तो अज्यूम कर लेते हैं कोई पर्सन है, उसका मंथली सैलरी 50,000 रुपए मिस्टर ए है, ये दो चीज खरीद लिया, मान लो 20,000 रुपए का एक फोन खरीद लिया, 20,000 रुपए का एक मोबाइल फोन खरीद लिया, और 30,000 रुपए कुछ और परचेज कर लिया, क्या होगा? मान लो सोफा परचेज कर लिया। बस इसको हम लोग बोलेंगे डबल कमोडिटी केस। तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहला है सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी का मतलब एक पर्सन अपना सारा महीने भर का इनकम किसी एक गुड्स को, एक वस्तु को परचेज करने में लगा दिया। और डबल कमोडिटी केस का मतलब होता है एक पर्सन अपना सारा इनकम कोई दो वस्तु को या दो कमोडिटी को परचेज करने में लगा दिया। अब हम लोग पहले केस को स्टडी कर रहे हैं। पहला केस है सिंगल कमोडिटी केस। देखो सिंगल कमोडिटी केस का फॉर्मूला था MUX इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। इसका भी लॉजिक अब तक हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। MU मतलब क्या होता है? यूटिलिटी, कितना बेनिफिट मिला, और प्राइस ऑफ एक्स मतलब वो पर्टिकुलर सामान को खरीदने में कितना पैसा लगा। तो मान लो टीवी खरीदा है 50,000 रुपए में, अगर वो टीवी खरीद कर, वो 50,000 का टीवी खरीद कर उस बंदे को 50,000 का सेटिस्फेक्शन मिला, तो हम लोग मानेंगे कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में है। ये वाला पॉइंट अभी तक हम लोग वही पढ़ रहे थे कि टिकट खरीद रहे हैं, मूवी का टिकट 500 का खरीदे और 500 का मजा मिला, सेटिस्फेक्शन मिला, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कमोडिटी केस। MU का मतलब कितना उससे बेनिफिट मिल रहा है, कितना उससे यूटिलिटी मिल रहा है, और प्राइस मतलब वो पर्टिकुलर चीज को खरीदने में कितना हम लोग रुपए खर्चा किए हैं। तो टीवी खरीदने में 50,000 रुपए लगाया है, और अगर उसको बेनिफिट भी 50,000 रुपए का मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। लेकिन अगर वो 50,000 का सामान खरीदा है, मान लो 50,000 का सामान खरीदा है और उसको बेनिफिट सिर्फ 30,000 का मिला है, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? नहीं। इक्विलिब्रियम नाम से पता चल रहा है इक्वल होना है, इक्वल ये है नहीं। तो इसीलिए याद रखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस का मतलब होता है जितना प्राइस हम लोग खर्चा कर रहे हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, उतना हम लोग को डिलीवर हो जा रहा है, उतना बेनिफिट मिल जा रहा है, तो वो हो गया सिंगल कमोडिटी केस। अब दूसरा डबल कमोडिटी केस। डबल कमोडिटी केस में हम लोग माने थे कि 20,000 रुपए का वो फोन खरीदा था और 30,000 रुपए का वो सोफा खरीदा था। तो डबल कमोडिटी केस का फॉर्मूला क्या था? MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। ये भी सिंपल है। ये बोलता है कि जो पहला कमोडिटी खरीदे, मान लो पहला कमोडिटी मोबाइल फोन 20,000 का खरीदे, तो जितना 20,000 रुपए पे किए हैं उतना बेनिफिट मिल गया, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। प्लस दूसरा जो खरीदा वो 30,000 का सोफा खरीदा और उससे उसको 30,000 का बेनिफिट मिल गया, तो मान लेते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। मतलब कुछ नया नहीं है इसमें। हम लोग सिर्फ एक कमोडिटी का बात कर रहे थे कि एक गुड्स खरीद रहे हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, और इसमें हम लोग मान रहे हैं कि वो दो गुड्स खरीद रहा है। 20,000 रुपए का फोन खरीद रहा है तो उसको 20,000 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 30,000 का सोफा खरीद रहा है तो उसको 30,000 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये कैसे मेजर करते हैं कोई रूल नहीं है, बस ये यूटिल्स हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, अल्फ्रेड मार्शल वाला पॉइंट, कि अज्यूम कर रहे हैं कि मेजर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट समझ आया फॉर्मूला। सेकंड डबल कमोडिटी केस का फॉर्मूला है MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू MUY डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। लॉजिक याद रखो कि अगर 10 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो इससे बेनिफिट 10 का मिलना चाहिए, 20 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो बेनिफिट 20 का मिलना चाहिए। अगर मान लो इनकम अगर 30 रुपए तो 10 इसमें लगा रहे हैं, 20 इसमें लगा रहे हैं। और अगर कोई एक गुड्स खरीद रहे हैं, 100 रुपए इनकम है, 100 रुपए का एक गुड्स खरीदा, मान लो बिस्किट का एक पैकेट खरीदा, तो अगर 100 रुपए का बिस्किट का पैकेट है तो उससे बेनिफिट भी 100 रुपए का मिलना चाहिए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, लिखो, हेडिंग डालो सिंगल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी केस शेड्यूल बनाओ, यूनिट प्राइस और MU, यूनिट प्राइस और MU। यूनिट प्राइस और MU। यूनिट में लिखो 1 2 3 4 5। प्राइस हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, 10 10 10 पूरा जाएगा, और MU लिखो 12 11 10 9 8। MU बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? रीजन क्या है? रीजन क्या है? कौन सा लॉ पढ़े थे अभी? याद है कुछ? लॉ ऑफ DMU।
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे समोसा खाते जाएंगे उससे मिलने वाला एमयू कम होता जाएगा, तो इस वजह से एमयू जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 12, 11, 10, 9, 8। तो इन सब में से केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसमें है? कौन से कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में? 3 नंबर पे। जितना पैसा पे कर रहा है उतना उसको बेनिफिट मिल जा रहा है। तो इसमें ये वाले में बॉक्स बना के लिख दो सी, सी मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बताओ नीचे वाले में वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है? ये वाले केस में क्यों नहीं है? क्योंकि वो पैसा कितना पे कर रहा है 10, और उसको बेनिफिट कितना मिल रहा है 9 का, वो इक्विलिब्रियम नहीं माना जाएगा। यहाँ पे भी 10 पैसा खर्चा कर, मतलब 10 रुपए खर्चा कर रहा है और बेनिफिट 8 का मिल रहा है, तो इसमें इक्विलिब्रियम नहीं है। और यहाँ पे 10 रुपए खर्चा कर रहे हैं, 12 का बेनिफिट मिल रहा है, 10 रुपए खर्चा कर रहे हैं, 11 का बेनिफिट मिल रहा है। जबकि हम लोग पढ़े थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग में, ना तो अपना कंजम्पशन को बढ़ाना चाहता है, ना तो अपना कंजम्पशन को कम करना चाहता है, नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो इसीलिए सिर्फ एक ही बचा कमोडिटी नंबर 3। यहाँ पे जितना खर्चा किया है उतना हम लोग को यूटिलिटी डिराइव हो जा रहा है। अच्छा, ये वाला केस खराब क्यों है, मेरे को ये एक्सप्लेन कर सकता है? 10 रुपए पे कर रहा हूँ चिप्स का पैकेट खरीदने के लिए और उससे बेनिफिट 12 रुपए का मिल रहा है। हाँ करेक्ट। देखो अगर मान लो मैं 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदा, मैं 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदा, और चिप्स का पैकेट में 10 रुपए का चिप्स तो था, साथ में 2 रुपए का कोई लॉटरी निकला हुआ था, 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब मेरे को काइंड ऑफ 12 रुपए का बेनिफिट मिल गया। ये प्राइस 10 रुपए पे किया, बेनिफिट मेरे को 12 रुपए का मिल गया, बेनिफिट जो है 12 रुपए का मिल गया। ये खराब क्यों है? ये तो बहुत अच्छा सिचुएशन है। देखो 10 रुपए खर्चा कर रहा हूँ और बेनिफिट 12 का मिल रहा है, सही है कि नहीं? है ना, ये तो बहुत अच्छा सिचुएशन है। लेकिन इसमें हम लोग कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि देखो अगर मैं प्राइस 10 में पे कर रहा हूँ और मेरे को बेनिफिट 12 मिल रहा है, तो अगली बार मैं वो कमोडिटी खरीदूंगा कि नहीं? बताओ, अगर मैं 10 पे कर रहा हूँ, बेनिफिट 12 का मिल रहा है, तो अगली बार मैं परचेज करूंगा कि नहीं? करूंगा, और ज्यादा परचेज करूंगा। तो यहाँ पे अपना कंजम्पशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कंजम्पशन। लेकिन जबकि हम लोग मीनिंग में पढ़े थे, सबसे पहले जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग पढ़े थे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन का स्टेज होता है जहां तो वो नीदर इंक्रीज करना चाहता है अपना कंजम्पशन, ना तो वो डिक्रीज करना चाहता है अपना कंजम्पशन। तो ये वाले केस में वो अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा या कम करेगा? बताओ, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करेगा तो बताओ क्या वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पहले ही केस बोलता है ना तो वो अपना कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, ना तो वो कंजम्पशन डिक्रीज करेगा, और जैसे है वो खुश है। तो किसमें खुश है? 10 रुपए पे करके 10 का बेनिफिट में खुश है। तो ये वाला पॉइंट है। तो इसमें लिख लो, इधर स्टार करके लिखो, इफ एमयू इज ग्रेटर देन प्राइस, मतलब अगर मेरे को बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है और पैसा कम खर्चा कर रहा हूं, तो इंक्रीज करूंगा कंजम्पशन में, और ज्यादा खरीदूंगा। और अगर और ज्यादा खरीद रहा हूं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। दूसरा, एमयू कम मिल रहा है और प्राइस ज्यादा पे कर रहे हैं, तो हम लोग अपना कंजम्पशन को डिक्रीज कर देंगे, जबकि डिक्रीज भी नहीं कर सकते। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे नीदर इंक्रीज करेंगे नॉट डिक्रीज करेंगे अपना कंजम्पशन। और थर्ड लिखो, एमयू इज इक्वल टू प्राइस, एमयू इज इक्वल टू प्राइस, इसको हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये सबसे बेस्ट स्टेज है, 10 रुपए पे कर रहे हैं, 10 का बेनिफिट मिल रहा है, अगली बार उसको परचेज ही नहीं करेंगे। और ये वाला भी नोट कर लो, ये ऊपर का जो 2 है ये एमयू इज ग्रेटर देन पी है, और ये नीचे वाले का एमयू इज लेस देन पी, पी मतलब प्राइस, वो भी नोट कर लो। एमयू इज ग्रेटर देन प्राइस, एमयू इज लेस देन प्राइस, और बीच वाला स्टेज को बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 10 रुपए देकर 10 का बेनिफिट ले रहा है, पूरा पैसा वसूल हो रहा है। ठीक, अब इसका एक डायग्राम बना लो उसके नीचे ग्राफ करके। देखो ये वाले शेड्यूल में प्राइस चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? प्राइस चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पे प्राइस का लाइन हम लोग एकदम कांस्टेंट रखे हैं, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और एमयू बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ देखो एमयू धीरे धीरे से नीचे जा रहा है। तो जहां दोनों टच कर गया वो पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जहां प्राइस और एमयू दोनों टच कर गया उस पॉइंट को बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे प्राइस इक्वल टू एमयू एक्स है,
मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, ये डायग्राम है, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन और ये x। प्राइस को हम लोग बिल्कुल कांस्टेंट मानेंगे, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और mu हम लोग को पता है, mu डिमिनिश होता है जैसे जैसे समोसा खाते जाते हैं, उससे मिलने वाला जो mu है डिमिनिश होगा। तो ये नीचे वाला जो है ये mu है। mu नेगेटिव भी होता है तो नीचे तक ले जा सकते हो इसको। तो जहां ये पॉइंट टच करे, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या है, MUX इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x। मतलब जितना उसको बेनिफिट मिल रहा है उतना ही वो प्राइस पे किया। यही डायग्राम बनाना है। यहाँ तक हो गया। और ये डायग्राम याद रहना चाहिए।